काफी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर मुझे सत्रह श्रेणी याद नहीं होती है। तो आज के बाद आपको याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज रामबाण ट्रिक लेकर के आ जाऊंगा आपके समक्ष। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से हमने वो ट्रिक बनाई हुई है कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी तत्वता श्रेणी के एलिमेंट को आप याद कर पाओगे। अब आपको देखना ये होगा, थोड़ा सा एक दो बार आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन से वर्ड से कौन सा हमारे धातु का प्रतीक बन रहा होगा। तो देखिए ये कैटरीना, कैटरीना का मतलब के से हमारा क्या बन गया के, और एन से क्या बना एन एन से क्या हुआ, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि कुछ वर्ड जोड़ने पड़ते हैं ट्रिक बनाने के लिए, तो इसको छोड़ देंगे। कार, तो सी से क्या बन गया हमारा सी ए, और मांगी से क्या बन गया एम जी। अल्टो तो ए एल, अल्टो ए एल हो गया। एल्युमिनियम जिंक जेड एल हो गया। फरारी एफ ई हो गया। फिर भी तो एफ और मतलब पी और बी यहाँ से उठा के क्या बना दिया पी बी। और यहाँ देखेंगे एच है तो हो गया हाइड्रोजन। क्यों, क्यों का मतलब सी यू भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कॉपर। मिली तो एम आई एल आई लिखा हुआ है। अब ये मत सोचना एच डी क्यों लिखा, क्योंकि एम से क्या बनता है मरकरी होता है। क्या होता है मरकरी, ठीक है मरकरी होता है, इसलिए हमने इसको एम लिखा है। और एम का जो साइन हमारा जो मरकरी का जो प्रतीक है वो एच जी होता है। अब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर को भी ए जी लिखा हुआ है। अब सिल्वर को हम ए जी ही बोलते हैं प्रतीक, इसका ए जी होता है। और टी का मतलब यानी कि सोने का प्रतीक है ए यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं गोल्ड यानी कि ए यू बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी सफलता श्रेणी की ट्रिक पूरी होती है। और यहाँ आप इसको 2 से 3 बार आप ऊपर वाली ट्रिक याद कर लीजिए और आप बिल्कुल क्लियरली इसका क्रम आपको पता रहेगा, और जिससे कि आप इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। आइएगा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सफलता श्रेणी में कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से आप लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट देख रहे हो या जो भी धातु आप देख रहे हो वो अधिक क्रियाशील है। किससे अधिक क्रियाशील है, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इधर हम देखें तो हाइड्रोजन से राइट साइड देखेंगे तो ये सब जो धातुएं लिखी गई है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है ना। तो हाइड्रोजन से लेफ्ट साइड की अधिक क्रियाशील धातु हो गई, हाइड्रोजन से राइट साइड में कैसी हो गई कम क्रियाशील धातु हो गई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये पीबी है। अगर मैं बात करूं कि सफलता श्रेणी किसकी, अगर क्रम देखें इनका तो क्रम क्या बनेगा, तो पोटेशियम जो होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। उससे कम कौन है सोडियम, उससे कम कौन है कैल्शियम, उससे कम कौन है मैग्नीशियम, उससे कम कौन है एल्युमिनियम, और इससे भी कम कौन है जिंक, और इससे भी कम कौन है Fe, और इससे भी कम कौन है पीबी, जिसको हम लेड या सीसा भी कहते हैं, और इससे भी कम कौन है हाइड्रोजन। अब आप जैसे ही पहुंचते हो हाइड्रोजन के पीछे राइट साइड में, तो ये हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील हो गई। तो ये जो है हमारी सफलता श्रेणी का क्या हो गया क्रम हो गया क्रियाशीलता का, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ क्रियाशीलता का क्रम है, ठीक है। तो ये हमारा क्रियाशीलता का क्या हो गया क्रम हो गया। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, पोटेशियम उसके बाद सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक Fe, है ना, फेरस या फिर आयरन बोलते हैं, पीबी लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी और सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोना। तो ये क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे और समझना है चीजों को, क्योंकि जब रासायनिक हम गुण पढ़ रहे थे ना तो उस कंडीशन के दौरान एक सिचुएशन आती थी, और वो सिचुएशन क्या रहती थी कि भाई हम Na की क्रिया, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिया करवाई आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड से, ठीक है, तो आप कहोगे इसको हटा देंगे तो ये क्रिया संभव है, मतलब ये क्रिया आपकी बन गई, तो ये क्रिया भाई आपकी बन के तैयार हुई, मतलब एक्शन करेगा। अगर मैं इसको ऐसा ले लेता Mg प्लस NaCl, तो आप यहाँ पर नो रिएक्शन मतलब क्रिया होती ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, तो वो इसका रीजन ही इसमें छिपा हुआ है ना। ये Mg सोडियम को हटा क्यों नहीं पाया, Na सोडियम जो Mg को क्यों हटा पाया, तो इसका जो रीजन है ना वो इस सफलता श्रेणी में ही है, और इसलिए हमको रिएक्शन समझ नहीं आती। कभी भी देखते हो कि कभी धातु किसी धातु को हटा देती है और कोई धातु कभी नहीं हटा पाती है। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में एक धातु दूसरे धातु को हटा देती है, और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक धातु दूसरी धातु को नहीं हटा पाती है। तो यहाँ देखेंगे वही चीज समझेंगे। तो ये सब किसका किस पे डिपेंड करता है, सफलता श्रेणी। देखिएगा सोडियम मैंने लिखा हुआ है MgCl2 लिखा हुआ है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना इसके अंदर जो Mg धातु है वो आप देख पा रहे होगे, हमारा सोडियम यहाँ पर है और सोडियम के बाद देखिए Mg आ रहा है।
तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, मैग्नीशियम की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इस मैग्नीशियम को इसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, है ना, इसके यौगिक से Mg को हटा देगा, और Mg को हटा देगा तो Mg अलग और NaCl एक यौगिक बन गया। तो मतलब Na ने क्या किया, Mg को हटा दिया उसके यौगिक से, और क्या बना, NaCl बन गया, जिसको हम साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। अब वही कंडीशन अगर मैं पलट दिया, यहाँ पे देखिएगा, Mg को पहले लिख दिया, सोडियम का ऑलरेडी पहले से ही हमने एक यौगिक बना के रखा है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। तो ये साधारण नमक के अंदर या सोडियम क्लोराइड के अंदर आप Na को देख रहे होंगे। अब इसकी क्या हिम्मत है कि इसको Na को हटा देगा, तो क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि Na ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा ही क्रियाशील है, और ये ज्यादा क्रियाशील है, तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा वही तो क्रिया करेगा, तो वो हटेगा कैसे कम क्रियाशील वाले से। तो देखिएगा Na क्या है, पहले आ रहा है, इसकी क्रियाशीलता Mg से अधिक है, और Mg अगर इसको हटाने का प्रयास करेगा तो इसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण Na की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण Mg इस Na को नहीं हटा पाएगा, और ऐसी कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन कोई भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है। अब मैं एक दो और एग्जांपल समझता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कॉपर और यहाँ लिख दूं जल। अब मैं आपसे कहूं यहाँ क्या रिएक्शन होगी, तो मेरा आंसर होगा नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होगी। तो बोलेंगे ऐसा क्यों सर, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि सत्रह स्टडी हमको अलाउ नहीं करती, इस बात को आज्ञा नहीं देती कि आप जल जो दिया गया उससे हाइड्रोजन को हटा लो कॉपर के अकॉर्डिंग। क्यों, देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ है और हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है, कॉपर। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील कौन है, कॉपर है। अब जब कम क्रियाशील कॉपर है तो कॉपर हाइड्रोजन को कैसे हटाएगा, जल से नहीं हटा पाएगा, तो इस कारण से वहां क्रिया नहीं हो पा रही है। हाँ, अगर यहाँ इसकी जगह पे मैं पोटेशियम रख देता, सोडियम रख देता, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता, क्रिया हो जाती। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि H2 मतलब हाइड्रोजन दे रखा है, पोटेशियम जो दे रखा है, तो हाइड्रोजन यहाँ है और पोटेशियम देखिए यहाँ है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन से क्या करेगा, क्रिया कर देगा। क्यों, क्योंकि अधिक क्रियाशील है ना हाइड्रोजन से पोटेशियम, तो इसलिए वहां क्रिया होगी। और क्रिया होगी तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जब धातु जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, बताओ क्या बनाता है। जब पोटेशियम जल से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, बोलो, धातु ऑक्साइड बनेगा, बताओ, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा या धातु ऑक्साइड बनेगा। ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, है धातु ऑक्साइड, ये बनेगा KOH, अरे KOH ही बनेगा, या फिर ये बनेगा K2O और प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बनेगा। अरे बोल भी दो, आने तो रिकॉर्ड हो रही है तो बोलो क्या बनेगा, कॉपी खोल के देख के बताओ क्या बनेगा। पोटेशियम की क्रिया जब जल से होगी, यानी धातु की क्रिया जब जल से होती है तो क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या बनाते थे, बनेगा, तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, वही बनेगा। तो जल से जब क्रिया करेगा, लेकिन जल से क्रिया जब ही करेगी, कौन सी धातु क्रिया नहीं करती है। अब यहाँ सक्रता श्रेणी से क्वेश्चन देखिए किस तरह के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछेगा आपसे। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछेगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, बोलो कौन सा, क्या नाम दोगे इसका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। सबसे कम, सबसे कम बताना, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो कहोगे Au, यानी कि पोटेशियम, इसको बोलेंगे हिंदी में लिख दूं पोटेशियम, और इसको बोलेंगे सोना, है ना। जमीन में भी गाड़ दो तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वैसा ही जो निकलता है। इसलिए क्यों, क्योंकि वो किसी से क्रिया ही नहीं करता, इसलिए वो वैसा ही दिखता है। अब आइए नीचे, सबसे कम हो गया। अब इसी को हम कौन सी धातु बुलाते थे,
जो एयू हो गया, एजी हो गया, इनको हम कौन सी धातु बोलते थे? जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? क्या नाम दिए थे बताओ? जो किसी से क्रिया ही नहीं करते हैं तो अक्रिय धातु है ये। कैसी धातु होती है? अक्रिय, मतलब किसी से क्रिया ना करने वाला वो अक्रिय होता है। क्रियाशील जो क्रिया करे, और अक्रिय मतलब जो क्रिया ना करे। अब यहाँ देखना होगा, सबसे कम हो गया, सबसे अधिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं लगभग। ये दोनों इंपोर्टेंट बना कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, सबसे कम क्रियाशील धातु एयू है। और दूसरी चीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये इतनी क्रियाशील धातु हैं कि इन जल के साथ में या नमी के साथ में आने से ही क्या करती है? आग पकड़ लेती है। क्या करती है? आग पकड़ लेती है। अब इसको अगर पूछा जाता है कि जो सोडियम धातु है और जो पोटेशियम धातु है, ये जल के साथ क्या करती है? आग पकड़ लेती है। इनको कहाँ रखा जाता है? इनको कहाँ रखा जाता है? तो बोलेंगे केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो होता है उसमें इसके डाल के रखते हैं, जिससे कि ये क्रिया ना करे। ठीक है, समझ पाए इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है धातुओं के रासायनिक गुण। जैसे अब तक हमने पढ़ा तो वो सीखा था कि धातुओं के रासायनिक गुण, धातु किससे क्रिया करता था, क्या बनाता था, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अधातु, और अधातुओं का यहाँ क्या पढ़ना है? अधातुओं का रासायनिक गुण। तो सबसे पहला उसके अंदर जो गुण है वो कौन सा है? अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो देखिएगा यहाँ पर अधातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड। मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर आपको उसके हिसाब से ही, उसी के बेस पे हम अधातु की अपने साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है उसकी थोड़ी सी थ्योरी दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा ये है, जैसे कॉपर होता है या कार्बन, कोई भी चीज, कॉपर तो धातु होती है, कार्बन है, और ये कार्बन को अच्छे से जानते हो एक प्रकार की क्या है? अधातु है। कार्बन, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब की सब कार्बन से बनी है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। और यही कारण है कि जब किसी कार्बन वाली वस्तु को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, कार्बन, है ना। तो कार्बन का यहाँ क्या करेंगे? दहन करेंगे, यानी ऑक्सीजन से क्या होगी? क्रिया। लिखा है ना कि अधातु, अधातु मतलब कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन मतलब प्रोटॉन। तो ये ऑक्सीजन है। तो जैसे ही कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? अधातु ऑक्साइड बनाएगा। अब अधातु ऑक्साइड जो यहाँ बनेगा तो उस कंडीशन में बताओ क्या बन के तैयार होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका बनेगा CO, CO या CO2। बताओ जरा इसमें क्या बना सकते हो? अगर CO बना रहे हो तो CO भी सही है और CO2 भी सही है, ठीक है। दोनों प्रकार की ये चीजें सही हैं। अब देखो दो तरीके से इसका निर्माण हो जाएगा। एक तो जब कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, है ना। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो -2 से ये कट जाएगा 2, ठीक है। मतलब 4 में के 2 कट गए तो 2 तो बचे। अब 2 वैलेंसी इसकी कहाँ जाएगी? ओके नीचे जाएगी। तो यहाँ जो बनेगा वो CO2 बन गया। अब इसको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज याद रखना कि जब किसी भी कार्बनिक चीज को जलाओगे तो उसमें से जलने पर वो दहन जब होगा तो उसमें ऊष्मा तो निश्चित तौर पे निकलेगी, है ना। तो इनमें और क्या निकलेगा फिर? तो और निकलता है इसके अंदर हीट, यानी कि ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा ही तो निकलती है। तो ऊष्मा यानी कि गर्म जो लगता है हमें तो वो हीट होती है, उसी को ऊष्मा कहते हैं। तो एक तो ये चीज होगी। अगर अधातु के ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, जैसे अधातु ऑक्साइड बन गया, है ना। अब अधातु ऑक्साइड जो रहता है, अगर इसको और आगे देखेंगे इसके गुण क्या होते हैं, तो अधातु ऑक्साइड जल से क्रिया कर लेगा या किसी और से क्रिया करता है तब भी उसके आगे मिलेगी पढ़ने को। तो पहली चीज तो हमारी क्लियर होगी कि अधातु की जब भी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो वो क्या बनाता है? अधातु ऑक्साइड बनता है। पहले मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ, फिर और दो एक एग्जाम्पल लिख के देता हूँ। लिखिएगा क्या हो जाएगा? अधातु
की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो अधातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड तथा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड, और दूसरी चीज उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। तो इस तरीके से आप जब देखोगे तो यहाँ पे हमको दो प्रकार से ये देखने को मिला। आगे देखेंगे तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निर्माण हो सकता है। देखेंगे कैसे। अगला एग्जाम्पल इसी का लेता हूं मैं। जैसे कार्बन लिया प्लस O2 लिया। कार्बन को सॉलिड स्टेट में लेते हैं और ऑक्सीजन गैस स्टेट में होता है। यहाँ पर भी सॉलिड होता है, मतलब ये कार्बन ठोस अवस्था में होगा, कोई ईंधन होगा, कोई लकड़ी वगैरह जिसमें कार्बन होता है वो ठोसित होता है, तो इसको हम सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको O2 बोलते हैं। जहां पर ऐसे इस तरीके से एस लिखा रहता है सॉल्ट में, तो इसका मतलब हो गया ये सॉलिड। यहाँ जहां पर ऐसे करके जी लिखा होगा वो गैस हो जाता है ना। फिर सोचो ये इसके नीचे क्या है, काफी बुक के अंदर दे रखा होता है एस डी या फिर ए क्यू करके। तो एक्यू का मतलब होता है एक्वा। एक्वा मतलब हो जाता है जलीय, है ना, जलीय माध्यम में। जैसे NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके नीचे ए क्यू लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया एक्वा, और एक्वा का मतलब हो जाता है फिर वो जलीय, मतलब जल में पहले से उसके अंदर जल मिला है ना। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड गैस, और इस कंडीशन में जब यहाँ क्या करेगा, दहन करेगा या जलेगा या फिर उससे क्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO भी बन सकता है। इसको हम 2 से गुणा कर दें ऑक्सीजन 2 करने के लिए। ठीक है, जैसे इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, और C हमारा कितना हो गया, 1। यहाँ पर C कितना है, 1, और इधर 2 C हो रहा है। वैसे तो जब इसके वैलेंस करेंगे ना, तो यहाँ वैलेंस करने की जरूरत नहीं है, समझ लो ध्यान से। अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए फिर से क्या हो गया, कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया बैलेंस। इस तरीके से बैलेंस तो हो रहा है। अब बस इतना याद रखना कि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो यहाँ 2 कैटेगरी में ये गैसें छोड़ता है। एक कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण करता है और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको हम कार्बन डाई ऑक्साइड कहते हैं और इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों ही जहरीली गैसें हैं। जो वाहन रहते हैं, वाहन से जो साइलेंसर मोटरसाइकिल जो पेट्रोल जलता है उससे जो निकलता है ना धुआं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और फैक्ट्रियां जितनी रहती है उनकी चिमनी से जो निकलने वाला धुआं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का मिश्रण निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्रकार की जहरीली गैस है, और जिससे क्या होता है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है, और हालांकि उसकी काफी हद तक मृत्यु तक हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 2 प्रकार की यहाँ पर गैसें बनके तैयार होती है। तो पहला गुण हमें समझ में आना होगा कि अधातु की क्रिया जब O2 के साथ होती है, ऑक्सीजन से होती है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे की कि अधातु ऑक्साइड के गुण क्या। नंबर 2 डालेंगे, अधातु ऑक्साइड के गुण। अधातु ऑक्साइड के गुण। अब देखिएगा अधातु ऑक्साइड के गुण में जो पहला हमारा आ रहा है, तो इसमें जो पहला गुण है हमारा वो लिखोगे, इसमें थोड़ा हेडिंग लगा लगा के नहीं लिखना है, नंबर 1 2 3 करके डाल दो, चाहे तो चाहे ऐसे ही लिख लो। देखो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नंबर 1 इसका गुण क्या हुआ, धातु का, यानी धातु ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब के सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी चीज ये है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं
वो जल से गीले जो लिटमस पत्र होता है, ठीक है, उस लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। तो दूसरा लिख दो, क्या लिखोगे कि अधातु के ऑक्साइड या सीधा सीधा आप अधातु ऑक्साइड लिख सकते हो, अधातु ऑक्साइड गीले नीले। अब देखो गीला जो होगा वो नीला लिटमस पत्र होगा, भीगा हुआ, है ना, नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देगा, बताओ, लाल। कैसा बना देगा, लाल। ठीक है, किस में चेंज कर देगा वो, लाल में। तो ये हमारा हो गया दूसरा गुण। और जब अधातु ऑक्साइड होता है वो जल में घुल करके क्या बनाते हैं, इनके ये भी गुण है। धातु ऑक्साइड जितने भी होंगे उनको ये जल में घोला जाएगा तो फिर वो क्या बनाएंगे, अम्ल का निर्माण करते हैं। ये तीसरा इसका गुण हो जाएगा। क्या लिखोगे, अधातु ऑक्साइड, है ना, ये लिख दो, या फिर अधातु ऑक्साइड है जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल दे दें इसके ऊपर कि किस तरह से, जैसे भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड ही देखा है तो इसी के लिए एग्जाम्पल बताता हूँ कि वो जो धातु अधातु ऑक्साइड होते हैं वो घुल करके किसमें, जल में, और जब जल में घुलते हैं तो अम्ल किस प्रकार बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने CO2 ले लिया और इसको हमने किसमें घोल दिया, जल में, है ना, जल से क्रिया करा दी। कहने का मतलब, घोलने का मतलब जल से क्रिया तो होता है। जैसे ही CO2 को जल में मिलाया तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास एक कार्बनिक अम्ल प्राप्त होगा जो एक प्रकार का कमजोर अम्ल होता है, या इनको कहते हैं दुर्बल अम्ल, है ना। क्या बोलते हैं उसको, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब ये किस तरीके से बन के तैयार होगा, देखो ध्यान से। तो आप यहाँ देखोगे CO, O कितना है यहाँ पे, 2 है, H कितना है, 2, और एक O ये है, तो O ये तीनों इसमें मिल जाएंगे और यहाँ बनेगा H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, कार्बनिक अम्ल। ये क्या है, ये कार्बोनिक अम्ल है। ये हमारा कार्बोनिक अम्ल है। और ये कैसा अम्ल है, तो बोलेंगे एक कमजोर या फिर दुर्बल अम्ल है। ठीक है, कैसा अम्ल है ये, दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार से जो अधातु ऑक्साइड के गुण थे हमने वो भी देखे। गुण हो गया हमारा अधातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। दूसरा जो हमने पॉइंट डाला है, जो इससे हमने अधातु ऑक्साइड प्राप्त किया था, तो ये अधातु ऑक्साइड क्या है उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लिया। तो वही उसके रासायनिक गुण समझ लीजिए, है ना, या फिर उसको आप एक प्रकार से उसकी रिएक्शन देख लीजिए। तो अधातु ऑक्साइड के गुण क्या थे, ये अम्लीय प्रकृति को होते हैं, मतलब इनका स्वाद खट्टा होता है। सोचो कि इसको खा के देखें, नहीं, क्योंकि हम इनकी डेफिनेशन पुराने हिसाब से देखी जाए तो वहां तो ये पड़ी थी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये पदार्थों की बात होती है, और यहाँ पर ये जो पदार्थ है ना, ये जरूरी नहीं है कि तुम खा सको। कार्बन डाइऑक्साइड को खा लोगे, पेट में जाती, लेकिन खट्टा स्वाद पता चलता है नहीं। लेकिन यहाँ जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो ये हाइड्रोजन छोड़ते हैं। और ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड गीले नीले रिटर्न पत्र को लाल बना देता है, और ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे जल में घुला तो वो अम्ल बनाएगा, और ये कैसे बनाएगा वो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्बनिक एसिड बना दिया है, अम्ल बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक, इसके बाद अगला जो रासायनिक गुण होगा हमारा वो है अधातु की जल के साथ क्रिया। ठीक, अगला जो हमारा रासायनिक गुण है अधातु की जल के साथ क्रिया। अब देखिए, ये जो अधातु के साथ जल के साथ क्रिया है ना, सबसे पहली चीज ये क्रिया करता ही नहीं है, अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में कोई भी क्रिया नहीं होती।
तो इसमें क्रिया नहीं होगी, मतलब अधातु जल से क्रिया करती ही नहीं है। अब यहाँ पर अधातु का अम्लों के साथ अब क्रिया देख रहे हैं, अधातु जो रहती है वो अम्ल के साथ क्रिया करती है, तो हम यहाँ करेंगे अधातु के अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया जी। इसमें आपको रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे कौन, जो अधातु रहती है। तो अधातु जब अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो इसमें क्या होगा, तो देखो अधिकांश धातुएं जो रहती हैं, मतलब अधिकांशता, सभी नहीं, अधिकांशता जो धातुएं रहती हैं वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन अम्ल बना दे, है ना। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से हम नहीं ही बोलेंगे, मतलब अधिकांशता नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जो धातुएं हैं तो वो उसके साथ क्रिया कर लेती हैं। अब कुछ क्रिया जो करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, तो वो बनाती हैं ऑक्सीकारक अम्ल, है ना। ऑक्सीकारक अम्लों के साथ में रिएक्शन होगा, और ऑक्सीकारक अम्लों के साथ जैसे भी ऑक्सीकारक अम्ल कौन से होते हैं, जैसे HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल बताया था ना, जो ऑक्सीकारक है जिसमें ऑक्सीजन है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे HCl, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ क्रिया कर लेती हैं, है ना। तो अधिकांशतः धातु क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुओं की मैं बात कर रहा हूं, कुछ धातुएं ऑक्सीकारक अम्लों से क्रिया करती हैं। अब देखेंगे वो कुछ होती है, जैसे कौन सी धातु, जैसे सल्फर आपने सुना होगा S, और एक आपने सुना होगा अम्ल HNO3, ठीक है। तो HNO3 जो है ये आपकी क्रिया कर लेता है किससे, सल्फर से। अब सोचो सोडियम क्रिया करेगा, नहीं करेगा, मतलब अधिकांशतः धातु, अधिकतर धातु क्रिया करती ही नहीं है, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे सल्फर हमने बता दिया, सल्फर क्रिया कर लेता है, लेकिन शर्त यह है सल्फर क्रिया किससे करेगा, वो वाले अम्ल नहीं, कौन से वाले, हमारे जो अम्ल होने चाहिए वो ऑक्सीकारक वाले होने चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन दिख रहा हो, ऐसे अम्ल हो। तो उनसे कुछ धातुएं क्रिया करती हैं, और कुछ धातु क्रिया करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा वो देख। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, 3 चीजें बनेगी इस कंडीशन में। सल्फर से जब क्रिया कर रहा है, एक तो H2SO4 बनेगा, दूसरा देखो H2SO4 बनेगा, दूसरा इसके अंदर जो बनेगा वो NO2 बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। अब इसके अंदर हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो सिंपल सा जल तो फिर बनेगा ही बनेगा। तो ये 3 चीजें हमारे पास प्राप्त होती हैं। अब इसमें बैलेंस नहीं होगी, अब आप यहाँ देखो बैलेंस करने का तरीका, O 4 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इधर हाइड्रोजन 2 1 है, 2 और 2 इधर कितनी है, 4 है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी चाहिए मुझे, 4 चाहिए। नाइट्रोजन अगर देखेंगे तो 1 है, सल्फर उधर कितने हैं, 1 है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए बताओ, 4 2 6 और ऑक्सीजन कुल मिलाकर के कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो 7 ऑक्सीजन कर लें इधर, और इधर ही टोटल HNO3। अब हाइड्रोजन देख लेंगे, 2 और 2 4 है, ठीक है, उधर कितने हैं, 4 हैं। और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो जाए, 6 हो जाए। इधर हाइड्रोजन कितने हो जाने चाहिए, 6 होना चाहिए। अब कैसे करेंगे पहले इसको समझो, 2 और 2 4, इधर कितना है मेरे पास, 1 ही तो है। अगर मैं कहूँ इधर 4 से गुणा कर दो, एक बात समझ रहा हूँ, 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो 4 हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन भी तो 4 हुआ, तो फिर 4 से गुणा ना हो जाएगी। 4 से इधर हो गई, 4 दूनी 8 हो गए, 8 4 12 हो गए, 12 और 1 13 हो गए। तो ये तो फिर सुलझेगा ही नहीं, उधर बढ़ेगा, उधर उसमें विषम संख्या बनती जाएगी, 13 अगली बार, 15 अगली बार, एक ऊपर बढ़ता जाएगा। फिर करें क्या, तो फिर ऑक्सीजन से बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 4 है, 2 6 और 1 7 हो गए। तो क्या यहाँ 7 से गुणा कर दी जाए, ऐसा भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं 1 4 और 4 4 यहाँ कर दें तो हो जाएंगे 8 8 और 2 10 और यहाँ 3, तब भी नहीं बनेगा। ऐसा करो, यहाँ आप गुणा कर लो 6 से, और 6 से यहाँ कितने बन गए, 18,
अब इधर देखो O कितने हैं 4 और 2 6 और इधर कितने हैं, मैं इधर 2 से गुणा कर दूं तो हाइड्रोजन देखना 4 और 2 दूना 4 और 2 6 हाइड्रोजन छूट आ गए। अब N कितने हुए हैं 6, तो N यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो इधर 6 से गुणा कर दें तो N तो 6 हो गए, हाइड्रोजन भी मिल गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 3 छक 18, तो ऑक्सीजन 4 6 दूनी 12 और ये 2 कितने हुए, सही है बराबर हो गए ना। तो इधर आप 6 से गुणा कर दें, यहाँ पर 6 से गुणा कर दें, इधर 2 से गुणा कर दें, तो इस प्रकार से यहाँ बैलेंस होगी। तो इतना जो है हम आज की क्लास में कवर कर चुके हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अधातु ऑक्साइड की जो मैंने 2 बताई है यहाँ पे रिएक्शन में, अधातु की जल के साथ क्रिया नहीं होती है, अधातु की अम्लों के साथ क्रिया नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में होती है। कुछ धातुएं हैं और अम्ल कैसा होना चाहिए ऑक्साइड वाला, है ना, ऑक्सीकारक वाला। तो कुछ धातुएं ही हैं जो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, मतलब क्रिया करती हैं आगे चल के। और बाद बाकी अधिकतर दोनों कंडीशन में हम ना को बोल सकते हैं कि वही क्रिया करते ही नहीं। अधातु जो होती है अम्लों से क्रिया नहीं करती है, अधातु जल से भी क्रिया नहीं करती है ना। कुछ धातु के एक आध के आप लोग नगण्य ही मान के चलो एक बार से ना के बराबर करती है। इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे वो कल की क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी रह गया अधातु ऑक्साइड के याद हो, अधातु हमारी चल रही थी उनके रासायनिक गुण में। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल हम एक से ही रासायनिक गुण सही से क्लियर कर पाए। बाद बाकी सीखना तो ये भी था कि कहाँ क्रिया होती है कहाँ क्रिया नहीं होती है। पता चलता आपको उठा के दे देता तो बताओ कि अधातु क्या होता है, जब अधातु के अम्ल के साथ क्रिया होती है तो हम वहां करने लग जाते हैं। तो वो करना ही नहीं है, क्रिया होती नहीं तो करेंगे क्यों, तो इसको भी जरूरी था समझना। और दूसरी चीज की जो पहला हमारा खत्म हुआ, इसका मतलब पहला हमारा कंप्लीट हो गया धातु के ऑक्सीजन का जलीय क्रिया। अब इसके बाद जो अगला रासायनिक गुण देखेंगे वो होगा अधातु की क्लोरीन के साथ क्रिया। ठीक है, अधातु के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया। अब उसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस आज के लिए इतना ही काफी होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए